तो एक मामला बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा होता है और वो मामला ये होता है कि एक प्रेमिका होती है जिसे पता चलता है कि उसके प्रेमी की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही ये बात पता चलता है वो प्रेमिका अपनी बेटी को, अपने पति को, अपने ससुराल को छोड़कर सीधे उस प्रेमी के घर पर पहुंचती है और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 5 दिनों तक उसकी सेवा करती है जब तक कि उसके प्रेमी की तबीयत सही नहीं हो जाती है। और इस बात की जानकारी जैसे ही घर वालों को लगती है तो घर वाले तो आश्चर्य से भर जाते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट वो प्रेमी है कि पति, बेटी और उसी घर में शादी पड़ी हुई है और उसे छोड़ करके वो प्रेमी के पास चली जाती है। ये बात भला किसको हजम होने वाली थी। ये बात भी मानना सही होगा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर कोई ना कोई बेहद बड़ी वजह होती है जिसके वजह से कोई ना कोई आदमी या औरत बेवफा हो जाती है। तो वो वजह भी बड़ी खतरनाक थी। असल बात ये होता है कि जो ये महिला होती है जिसका नाम होता है सपना, सपना का पति बेंगलुरु में फेरी लगाने का काम करता था और उसी दरमियान वो जब भी घर आता था, सपना चूंकि देखने सुनने में थोड़ी सुंदर थी, हसीन थी, तो जब भी वो किसी व्यक्ति से 2-4 बातें कर लिया करती थी तो उसका पति उसे पीकर मारने लगता था। बार बार एक ही बात कहता था कि तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ संबंध है, तुम उसके साथ रिलेशन में हो, और इस तरीके की बातें बार बार कही जा रही थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल परेशान हो जाती है और उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि यकीन मानिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी जो हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए कि जो आप बार बार ये कह रहे थे कि सास अपने दामाद को लेकर भाग गई, तो क्यों लेकर भाग गई और उसके पीछे की क्या वजह थी, और जो पुलिस रुद्रपुर उत्तराखंड में खोज रही होती है इन सास और दामाद को, वो कैसे बिहार में मिलते हैं, इसकी पूरी कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि फिर मैंने वही बात कही कि यूं ही नहीं कोई बेवफा होता है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार प्रदेश में। बिहार में एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी, और ये सीतामढ़ी जो जिला है वो भारत नेपाल बॉर्डर के पास उसी जिले में एक गांव लगता है जिसका नाम होता है टीकमगढ़। और टीकमगढ़ गांव में 2 लोग यानी 2 नए मेहमान इस गांव में पहुंचते हैं, एक रूम लेते हैं और यहीं पर रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर के उस पार नेपाल और बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान, इस तरीके की ये बैरियर रहता है दोनों के बीच में। ये लोग यहाँ रहने लगते हैं। इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं था कि कौन इसे खोज रहा है, कौन नहीं खोज रहा है, ये सोशल मीडिया पर कितने वायरल हैं। इन्हें इन सब बातों की कहीं किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। बस एक छोटी सी जो चूक होती है कि 6 अप्रैल 2025 को ये लोग अपने घर से भागते हैं और 15 अप्रैल 2025 को जब ये मोबाइल खोलते हैं कि देखा जाए गांव में हम लोगों के बारे में क्या चर्चा चल रही है, तो यकीन मानिए जब इनकी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू करता है और इनकी मोबाइल पर जब इनके ही करतूतों का वीडियो वायरल होना शुरू होता है, तो ये पूरे प्रेमी और प्रेमिका इस तरीके से भौचक्का हो जाते हैं, इस तरीके से हैरान हो जाते हैं कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनके ऊपर कुछ इतना बड़ा इंजाम लग चुका है कि वो मेरठ वाली मुस्कान को भी पीछे छोड़ के सास दामाद की लव स्टोरी सबसे आगे बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये पूरी कहानी वो लोग सुनते हैं, उनके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है दोस्तों दिनांक 6 अप्रैल 2025 को, जब एक पत्नी जिसका नाम सपना होता है वो अपने पति से बार बार कहती है कि क्यों जी, जाइए कार्ड जो है मेरे बहन के घर भी दे आइए, आखिर अब शादी में कितने दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन का समय बचा है, बिटिया की शादी है, काम बहुत सारे हैं, मेहंदी लगाना है, हल्दी होनी है, टेंट कहाँ लगना है,
हलवाई क्या क्या चीज बनाएगा, इन सब चीजों की इतनी बड़ी लिस्ट है, कैसे काम होगा। कम से कम कार्ड बांट के तो फुर्सत हो जाइए। पति भी अपने पत्नी की बात मानता है और कार्ड बांटने के लिए चले जाता है। उधर पत्नी अपनी बेटी को बताती है कि एक काम करो, तुम घर देखना और मैं कुछ बाहर का मार्केट करके आती हूँ। पत्नी घर से निकलती है मार्केट करने के लिए, मार्केट में जाती है, अपना मार्केट करना शुरू करती है। इधर पति अपने साली के घर जाता है, उधर उसे कार्ड दे करके वापस घर आता है। आते आते रात के तकरीबन 8 बज जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अपनी बेटी से सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो बताती है कि वो तो सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई है और अभी तक वो आई नहीं। इस पर पति जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के नंबर पर फोन मिलाना शुरू करता है तो पता चलता है कि पत्नी का मोबाइल बंद आ रहा है। इस पर वो बेहद परेशान हो जाता है। आखिरकार न चाहते हुए वो तुरंत उस मार्केट की तरफ मोटरसाइकिल उठाता है और भागते हुए जाता है कि आखिर पत्नी कहाँ है मेरी। पता चलता है पत्नी का कोई पता ही नहीं चल रहा है, मोबाइल भी बंद आ रहा है। अब पति सोचता है कब मैं क्या करूं। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके होते हैं। 6 अप्रैल की रात के 10 बजे वो अपने दामाद को फोन लगाता है, उससे ये जानकारी लेने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है और मेरी पत्नी फिर तुम्हारे को देखने के लिए चली गई है। यही बात सोचते हुए वो दामाद को फोन लगाता है। जैसे ही दामाद को फोन पर कहता है कि तुम्हारी सासू माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर वो कहाँ चली गई हैं। ये बात सुनते ही दामाद भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोगों ने इस महिला को 18 सालों से जो पीड़ित किया है ये बहुत गलत काम किया है और अब इसके बारे में सोचना भी नहीं। और यही कहते हुए वो मोबाइल काटता है और सीधे मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। और इसके बाद पूरा परिवार हैरान कि आखिर दामाद जी सासू माँ के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि इसके बारे में सोचना भी नहीं। पूरा परिवार रात भर किसी तरीके से रात काटता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह उठ के पति सबसे पहले थाने पहुंचता है और एक FIR दर्ज कराने की कोशिश करता है कि मेरी जो पत्नी होती है मेरे होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है या मेरा दामाद जो है उसे लेकर फरार हो गया है। तो पुलिस वाले सबसे पहले पूछते हैं कि बताइए आपकी पत्नी की कितनी उम्र होगी। तो बताया जाता है 35 से 38 सालों के बीच में। तो दामाद की कितनी उम्र होगी तो वो भी बताया जाता है कि 20 से 25 सालों के बीच में। तो पता चलता है कि जब दोनों लोग अपना फैसला खुद लेने के लिए यानी नाबालिग नहीं बालिग हैं तो हम उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज कर पाएंगे। पति बेहद परेशान होता है। फिर पति ने एक अलग मुकदमा लिखवाया कि मेरी बेटी का शादी 16 अप्रैल 2025 को होनी थी और मेरी बेटी को मैंने देने के लिए 3.5 लाख रुपए कैश और तकरीबन 5 लाख रुपयों का गहना बना कर रखा था, जिसे मेरी पत्नी लेकर फरार हो गई। अब इस मामले पर पुलिस जो है एक्शन लेती है और FIR दर्ज करती है। इधर इस बात की जानकारी कुछ सोशल मीडिया के लोगों को पता चल जाती है। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस दामाद और सास की कहानी वायरल होना शुरू होती है। अब ये कहानी इतनी वायरल हो जाती है कि मुस्कान को भी पीछे छोड़ते हुए जिसकी जुबान पर सुनिए सिर्फ एक ही कहानी होती है कि दामाद ने अपनी सास को भगाया या फिर सास अपने दामाद के साथ भाग गई। जिसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हो, 10 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को वो सासू माँ अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाएं, तो आखिर अब उस लड़की से शादी कौन करेगा। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि इस तरीके की घटना है और सोशल मीडिया पर यह कहानी बेहद वायरल हो रही है, तो पुलिस सबसे पहला काम यही करती है कि ये पता कराती है कि ये बंदा इससे पहले कहाँ कहाँ रह चुका है। आखिरकार न चाहते हुए पुलिस उत्तराखंड के रुद्रपुर नाम के एक जगह पर 3 टीमें गठित करके भेजती है और चूंकि मोबाइल नंबर दोनों का स्विच ऑफ आ रहा होता है तो पुलिस को इन दोनों को ट्रेस करने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। ट्रेस करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता है। वो उत्तराखंड पहुंचती है तो पता चलता कि यहाँ तो वो आए नहीं हैं। पुलिस की बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब 6 अप्रैल से सीधे हो जाता है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल को जब एक मोबाइल पर तमाम सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो दिन था 16 अप्रैल और दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। तभी अचानक एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों टहलते हुए थाने में एंट्री करते हैं।
जैसे ही थाने में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि हम वही सास और दामाद हैं जो एक दूसरे के साथ भाग गए होते हैं। ये बात सुनते ही पुलिस वाले झटपट बैठाते हैं उन्हें और उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे करती है सास, जिसे सुनने के बाद पति की तो पूरी पोल ही खुल जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यूं ही नहीं कोई बेवफा होता है। वो बताती है कि मेरे जो पति होते हैं ये फेरी लगाने का काम करते हैं और जब भी घर आते हैं दारू पी कर मेरे साथ मारपीट करते हैं। इस दरमियान क्या होता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक लड़के के साथ पूछती हूँ जिसका नाम राहुल होता है, और मैं राहुल से कभी कदाल बात कर लिया करती थी। बार बार उनका यही कहना होता था कि तुम ही उसके साथ शादी कर लो, तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हारा उसके साथ नाजायज संबंध है। और ये सब बातें सुन सुनकर मैं पक गई होती हूँ, जिसके कारण मैंने जब मैं अपने पूरे दुख दर्द को अपने दामाद से बताया तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे अपना माना, और इसी तरीके से हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ कुछ इस कदर बढ़ गई कि अब मैं अपने पति और अपने बेटे दोनों को छोड़ूंगी और सिर्फ अपने दामाद के साथ ही रहूंगी और मैं अब इन्हीं से शादी करूंगी। कुछ पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा कि अब जब आप अपने पति के साथ नहीं रहेंगी, आपने उनसे तलाक भी नहीं लिया, वो कहती हैं कि हम तलाक ले लेंगे लेकिन अब मैं रहूंगी तो सिर्फ अपने दामाद के साथ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो महिला अपने पति को छोड़ करके अपनी बिटिया की शादी तक को दांव में लगा करके ना इज्जत की परवाह करती है, ना समाज की परवाह करती है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती है और भाग जाती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कोई बड़ी बात है जो हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपनी ही बेटी की शादी तोड़वा करके, जिस दामाद को उसने कुछ दिन पहले खोजा था शादी करने के लिए, उसके साथ भाग जाए। कोई ना कोई बात तो जरूर है दोस्तों, लेकिन ये कौन सी बात है वो अब आगे खुलासा में पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये थी भागे हुए सास और दामाद की पूरी कहानी, यानी सपना और राहुल के मिलन की पूरी दास्तान। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियो जितनी ही चलेगी उतनी हम आपके लिए अलग अलग कहानियाँ लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।